अस्सलाम वालेकुम। क्लास 10 चैप्टर नंबर 10 जिसका नाम हाइड्रोक्सी कंपाउंड है, इसका लेक्चर नंबर 1 हम स्टार्ट करेंगे। जैसा कि नाम ही चैप्टर का बता रहा है कि हाइड्रोक्सी कंपाउंड्स, ऐसे कंपाउंड जिसके अंदर OH ग्रुप प्रेजेंट होगा वो हाइड्रोक्सी कंपाउंड्स कहलाते हैं, जैसे कि अल्कोहल्स है। तो ये चैप्टर हमारा अल्कोहल्स के ऊपर है। हम डिफरेंट मेथड सीखेंगे कि किस तरह से अल्कोहल को मैन्युफैक्चर किया जाता है, जो कि हेडिंग भी दी गई है, मैन्युफैक्चर ऑफ एथानॉल। एथानॉल जो कि एक अल्कोहल है जिसके अंदर हाइड्रोक्सी ग्रुप प्रेजेंट होता है, उसको हम किस तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं, कौन कौन से मेथड्स हैं। आज हम एथानॉल को प्रिपेयर करने के दो डिफरेंट मेथड पढ़ेंगे, जिसमें से पहला मेथड है मेकिंग एथानॉल बाय फर्मेंटेशन। अब फर्मेंटेशन कौन सा प्रोसेस है जो कि हमने यहां लिखा है, प्रोसेस, आप प्रोसेस की हेडिंग दोगे और आपके पास ग्लूकोज का एक्वस सॉल्यूशन होगा जिसके अंदर आप यीस्ट ऐड करोगे और टेम्परेचर रखोगे 25 से लेकर 35 डिग्री सेल्सियस तक, और ऑक्सीजन की एब्सेंस के अंदर ये रिएक्शन करवाना है। अब जब ये दोनों चीजें रिएक्ट करेंगी, और ये कितने दिनों में रिएक्ट करेंगी, कई दिन लग जाएंगे इसको। कई दफा आप देखोगे 15 से 20 दिन भी लिखा होता है, 20 से 25 दिन, या इवन एक महीना, महीने से ऊपर भी टाइम लग जाता है फर्मेंटेशन के प्रोसेस को। यहां से हमें ये भी आइडिया हो रहा है कि फर्मेंटेशन एक बड़ा ही स्लो रिएक्शन है, इंतहाई स्लो रिएक्शन है। तो ग्लूकोज यीस्ट की प्रेजेंस में और ऑक्सीजन की एब्सेंस में 25 से लेकर 35 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, इस रेंज में ये ग्लूकोज किस में चेंज हो जाता है, एथानॉल के अंदर। अब जो यीस्ट हमने यहां यूज की उसमें एक एंजाइम मौजूद होता है जो ग्लूकोज को चेंज करता है एथानॉल के अंदर। अब ग्लूकोज का आपने फॉर्मूला पढ़ा हुआ C6H12O6। अब उसका हमारे पास यहां सोल्यूशन था, उसको यीस्ट ने, जिसके अंदर एंजाइम था, एंजाइम ने उसको एथानॉल के अंदर चेंज कर दिया। ये हमारे पास प्रोसेस क्या कहलाता है, फर्मेंटेशन। अब इसका यहां रिएक्शन लिखा हुआ है कि ये हमारे पास ग्लूकोज है, इसका जो कि हमने एक्वस सॉल्यूशन लिया, बेशक आप इसको ना यहां इसके साथ क्या लिख सकते हो, AQ। ये एक्वस सॉल्यूशन लिया हमने जिसके अंदर हमने यीस्ट ऐड की, और टेम्परेचर आपने कितना रखना है, 25 से लेके 35 डिग्री सेल्सियस तक, और इन द विदाउट प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, विदाउट ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के बगैर ये रिएक्शन आप करवा रहे हो। कई दिनों तक जब आप इसको क्लोज किसी कंटेनर में रखोगे ताकि ऑक्सीजन ऐड ना हो, तो तब ये ग्लूकोज यीस्ट की प्रेजेंस में इतने टेम्परेचर की रेंज के अंदर एथानॉल के अंदर चेंज हो जाएगा। अब ये मेरे पास एथानॉल का फॉर्मूला है। इस तरह से आप फर्मेंटेशन के प्रोसेस से एथानॉल की फॉर्मेशन कर सकते हो, और साथ कार्बन डाइऑक्साइड की भी फॉर्मेशन होगी। तो इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए यहां भी 2 लिखना पड़ेगा और यहां भी आपको 2 लिखना पड़ेगा। अब ये हमारे पास था रिएक्शन कि किस तरह से आप ग्लूकोज को चेंज करते हो, किसके अंदर, एथानॉल के अंदर। अब इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल लिखी हुई है कि इस मेथड से जो एथानॉल हमें मिलता है वो 10 to 15% मिलता है। मतलब जो यील्ड है रिएक्शन की वो 10 से 15% है। जो बाकी हमारे पास जो रिएक्टेंट्स होंगे वो सारे जाया हो जाएंगे। मतलब ये कि 85 से लेकर 90% तक जो रिएक्टेंट्स हैं वो एथानॉल के अंदर चेंज ही नहीं होंगे। सिर्फ जो एथानॉल बनेगा वो 10 से 15% बनेगा। अच्छा, अब फिर एक और यहां ये अगला पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, यीस्ट किल्ड इफ कंसंट्रेशन एक्सीड दिस लेवल। अगर इस कंसंट्रेशन से ज्यादा एथानॉल की फॉर्मेशन होगी तो उस दौरान जो हमने यीस्ट ऐड की हुई है वो क्या हो जाएंगे, किल्ड हो जाएंगे, क्योंकि ये बेसिकली लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, यीस्ट जैसे फंगस वगैरह, तो हमारे पास ये किल्ड हो जाएंगे अगर इससे ज्यादा कंसंट्रेशन एथानॉल की फॉर्म हुई तो। अब फिर कहता है कि जो आपके पास एथानॉल होता है ना, उसको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की हेल्प से आप सेपरेट कर सकते हो, और जो यहां से आपको एथानॉल मिलेगा उसको आप 96% तक प्योर कर सकते हो, और 96% प्योर एथानॉल का सॉल्यूशन रेक्टिफाइड स्पिरिट कहलाता है। अब ये भी क्वेश्चन एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है कि रेक्टिफाइड स्पिरिट क्या चीज है, तो आपने क्या लिखना है, 96% एथानॉल सॉल्यूशन, उसको आप क्या कहोगे, रेक्टिफाइड स्पिरिट। तो जो बाकी इंप्योरिटीज या बाकी चीजें होंगी उनसे आपने एथानॉल को जो अलग करना है वो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से करना है। अब जो पिछला टॉपिक था उसका लास्ट, पिछला टॉपिक चैप्टर नंबर 9,
उसका लास्ट लेक्चर, वहां हमने ये दिखा था कि जो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन है वो एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम डिफरेंट सब्सटेंसेस को उनके बॉइलिंग पॉइंट की बेस पे सेपरेट करते हैं। तो जो हमारे पास एथेनॉल होगा उसको भी आप बाकी चीजों से सेपरेट कर सकते हो, क्या करके? बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। अब जो उसमें रिमेनिंग 4%, क्योंकि ये 96% हमारे पास क्या है, रेक्टिफाइड स्पिरिट, उसमें 96% एथेनॉल और 4% वाटर होगा। जो 4% रिमेनिंग वाटर होगा उसको भी आप रिमूव कर सकते हो बाय एडिंग कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, जो कि डिहाइड्रेशन का काम करेगा। और जो रेक्टिफाइड स्पिरिट 96% है वो अब हमारे पास एथेनॉल का 100% सॉल्यूशन बन जाएगा, 100% एथेनॉल बन जाएगी। अब कुछ लोगों को, कुछ बच्चों को हो सकता है कंफ्यूज हो, कुछ लोगों को ये भी कंफ्यूजन हो सकती है इस पॉइंट से, क्योंकि जब आप कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड यूज करते हो, जैसे लिखा हुआ डिहाइड्रेशन, तो एथेनॉल के अंदर OH होता है कार्बन पे और साथ वाले कार्बन पे हाइड्रोजन होता है। तो उससे अगर कुछ लोगों के माइंड में ये बात आती है कि वाटर रिमूव हो जाएगा और एथेनॉल कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर, अल्कीन के अंदर, कुछ लोगों के माइंड में ये भी आएगा। लेकिन आप ये बात याद रखो, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ साथ आपको 170 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर भी अप्लाई करना पड़ेगा एथेनॉल को अल्कीन के अंदर कन्वर्ट करने के लिए। यहां हम ये जो सल्फ्यूरिक एसिड ऐड कर रहे हैं ये रूम टेम्परेचर के ऊपर ऐड कर रहे हैं। तो यहां से ये बात तो क्लियर होगी कि एथेनॉल जो है वो अल्कीन के अंदर कन्वर्ट नहीं होगा, ये एथेनॉल ही रहेगा। एथेनॉल जो है वो अल्कीन के अंदर कन्वर्ट नहीं होगा, वो एथेनॉल ही रहेगा। सिर्फ जब आप उसमें सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करोगे तो सल्फ्यूरिक एसिड एक बड़ा अच्छा वाटर एब्जॉर्बेंट है। तो सल्फ्यूरिक एसिड जो 96% वाला एथेनॉल का सॉल्यूशन था उसमें से जो 4% वाटर था उसको एब्जॉर्ब कर लेगा। इस तरह से हमारे पास 100% एथेनॉल की फॉर्मेशन होगी। अब ये जो मेथड है ये एक रीन्यूएबल रिसोर्स से मतलब इसके जो रॉ मटेरियल है वो रीन्यूएबल रिसोर्सेज है। मतलब आप एक दफा आपने ये बना लिया तो आपको प्लांट से ग्लूकोज जितनी मर्जी चाहिए वो मिलेगी, क्योंकि प्लांट्स नेचुरली ग्रो करते रहते हैं। इसलिए ये रीन्यूएबल रिसोर्सेज से इसके जो रॉ मटेरियल है वो हम यूज करते हैं और इसमें एनर्जी भी कोई ज्यादा रिक्वायर्ड नहीं होती। जैसे कि अगर आप टेम्परेचर देखो 25, जो कि एक रूम टेम्परेचर है, रूम टेम्परेचर के ऊपर फर्मेंटेशन का प्रोसेस हो सकता है। तो ये एक बड़ा चीप सा प्रोसेस है। अब ये पहला एक हमारे पास प्रोसेस कंप्लीट हो गया एथेनॉल की फॉर्मेशन का। जो सेकंड नंबर पे मेथड है मेकिंग एथेनॉल बाय हाइड्रेशन ऑफ इथीन। इथीन की हाइड्रेशन करके, वाटर की एडिशन करके भी आप एथेनॉल की प्रिपरेशन कर सकते हो। यहां इस प्रोसेस में हम क्या करेंगे, इथीन के अंदर वाटर ऐड करेंगे, लेकिन वाटर स्टीम की फॉर्म में ऐड करना है जिसका टेम्परेचर 300 डिग्री सेल्सियस हो। वाटर आपको पता है 100 डिग्री सेल्सियस पे स्टीम बन जाता है, लेकिन हमने टेम्परेचर कितना रखना है, 300 डिग्री सेल्सियस और साथ हाई प्रेशर जो कि 6000 किलो पास्कल है या 6 ATM प्रेशर आपने अप्लाई करना है। और साथ जो कैटलिस्ट होगा वो फास्फोरिक एसिड होगा। इसका मतलब ये हुआ कि इथीन और वाटर रिएक्ट करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ फास्फोरिक एसिड और उसके बाद 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर और 6 ATM प्रेशर, हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर के ऊपर सल्फ्यूरिक फास्फोरिक एसिड की प्रेजेंस में इथीन किस में चेंज हो जाएगा, एथेनॉल के अंदर, जो कि हमने यहां रिएक्शन लिखा है। अब ये इथीन है, इसके अंदर आपने वाटर ऐड करना है। यहां से OH एक कार्बन के साथ ऐड कर दो, एक हाइड्रोजन बचा वो साथ वाले कार्बन के साथ आप ऐड कर दो। ये बाकी कंडीशन जो कि फास्फोरिक एसिड 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर और ये टेम्परेचर इस वाटर को स्टीम में चेंज करेगा। और कितना प्रेशर रिक्वायर्ड है, 6 ATM या 6000 किलो पास्कल रिक्वायर्ड है हमारे पास टेम्परेचर प्रेशर। इन कंडीशंस की प्रेजेंस में वाटर अल्कीन के अंदर ऐड होगा और एथेनॉल की फॉर्मेशन करेगा। तो यहां भी हमने एथेनॉल बनाया, यहां भी हमने एथेनॉल की फॉर्मेशन की। तो ये हमारे पास दूसरा मेथड है एथेनॉल की फॉर्मेशन का। लेकिन इस मेथड का एक प्रॉब्लम ये है कि जो एथेनॉल एक दफा बनेगा वो 4% बनेगा। तो ओनली 4% ऑफ इथीन कन्वर्ट इनटू
एथेनॉल सिर्फ 4% इथीन यूज होगा, बाकी 96% इथीन यूज नहीं होगा। अब क्योंकि हमने टेम्परेचर बहुत ज्यादा अप्लाई किया होता है तो अल्कोहल जो है ये स्टीम की फॉर्म में या वेपर्स की फॉर्म में मौजूद होता है। जब इसका टेम्परेचर जब हम लेस करते हैं तो ये कंडेंस किस में हो जाता है, लिक्विड के अंदर। तो एथेनॉल को कंडेंस लिक्विड में किया जा सकता है। एड अनरिएक्टेड इथीन इज रिसाइकल्ड, क्योंकि 96% इथीन ने अभी तक रिएक्ट नहीं किया, सिर्फ 4% इथीन ने रिएक्ट किया है। जो 96% इथीन उसने जिसने रिएक्ट नहीं किया उसको आप वापस रिसाइकल करोगे और उसको बार बार ऐड करते रहोगे तो उससे हमारे पास क्या होगा, जो कंसंट्रेशन है एथेनॉल की वो इंक्रीज होती रहेगी। अब यहां से नेक्स्ट वाले पॉइंट में अगर आप देखो ना, लिखा हुआ बाय रिपीटिंग, इस मेथड को, रिपीटिंग का मतलब ये बार बार जो रिसाइकल आपने किया एथेनॉल उसको जब कंटिन्यूसली रिसाइकल करोगे तो उससे जो आपको ये रिपीट प्रोसेस करने से जो एथेनॉल मिलेगा वो 4%, क्योंकि इथीन यूज हुआ था, वो 96% तक एथेनॉल अब आपको मिल जाएगा। लेकिन कब, जब आप ये प्रोसेस कंटिन्यूसली बार बार रिपीट करते रहोगे तो 96% तक एथेनॉल इस मेथड से भी अचीव किया जा सकता है। अब इस मेथड का एक ये प्रॉब्लम है कि इसमें जो हम सोर्सेज यूज करते हैं वो नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज हैं। मतलब एक दफा आपने किसी चीज को यूज कर लिया तो बार बार उसी को यूज नहीं कर सकते। जैसे कि फर्मेंटेशन के अंदर प्लांट्स एक नेचुरल सोर्स है रॉ मटेरियल का, लेकिन यहाँ जो इथीन है वो एक नेचुरल सोर्स नहीं है, क्योंकि ये क्रूड ऑयल से हमें मिलता है और क्रूड ऑयल एक नॉन रीन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स है। इसलिए इसको जो इथीन है वो हमें क्रूड ऑयल से मिलता है, पेट्रोलियम वगैरह, क्योंकि वहां से जब आप माइनिंग करते हो उस दौरान हमें इथीन गैस मिलती है। अब इसलिए ये इस रेस्पेक्ट से ये प्रोसेस कोई ज्यादा सूटेबल नहीं है। अब इनके दरमियान बुक वाले ने कंपैरिजन किया, जिसको मैंने दोबारा से इसको लिखा है और थोड़ा शॉर्ट करके लिखा हुआ है कि हाइड्रेशन ऑफ इथीन जो सेकंड मेथड है उसमें क्या क्या चीजें थी और फर्मेंटेशन ऑफ ग्लूकोज, इन दोनों का कंपैरिजन करते हैं कि कौन सी चीजें कहां पे हमें बेनिफिट दे रही हैं, कौन से वाला बेहतर प्रोसेस है। अब दोनों ही वैसे ओवरऑल बेहतर हैं, अपने अपने इनके बेनिफिट्स हैं, लेकिन दोनों का कंपैरिजन करते हैं। सबसे पहले जो इथीन है, जैसे मैंने अभी बताया, रॉ मटेरियल हमारे पास इसका इथीन है और ये हमें क्रूड ऑयल पेट्रोलियम से मिलता है, जो कि एक नॉन रीन्यूएबल रिसोर्स है। मतलब आप बार बार इसको जमीन से गेन तो कर सकते हो, निकाल तो सकते हो, लेकिन ये एक खत्म होने वाला हमारे पास सोर्स है। कौन सा? इथीन। अल्लाह ताला ने एक इसकी अमाउंट बना दी, इसको हम वापस क्या कर सकते हैं, दोबारा और ज्यादा इसको कंज्यूम, जितना ज्यादा कंज्यूम करते रहेंगे ये खत्म एट दी एंड इसने हो जाना है। इसलिए ये नॉन रीन्यूएबल एनर्जी सोर्स है। हमने पिछले लेक्चर में पिछले चैप्टर में डिस्कस भी किया था कि क्योंकि ये जो हमारे पास इथीन है या पेट्रोलियम क्रूड ऑयल वगैरह, ये हमारे पास लिविंग ऑर्गेनिज्म जिनकी डेथ हो चुकी है हजारों साल पहले, उनके डेड बॉडी से ये बनते हैं और वो उसके लिए मिलियंस ऑफ ईयर रिक्वायर्ड है। तो इसलिए ये नॉन रीन्यूएबल सोर्स है इसका इथीन का। अच्छा, अब उसके बाद फर्मेंटेशन, उसमें रॉ मटेरियल हमारे पास ग्लूकोज है, जो कि नाम से पता चल रहा है। और ग्लूकोज हमें कहां से मिलता है? लिविंग प्लांट से। और प्लांट्स आपको पता है कंटिन्यूसली आप ग्रो करवा सकते हो और जितना मर्जी ग्लूकोज रिक्वायर्ड है आप ले सकते हो। इसलिए ये रीन्यूएबल एनर्जी सोर्स है, लेकिन इसको आप यूज करते रहोगे तो इसकी एक लिमिट है जो कि वो खत्म हो जाएगी। इसलिए ये अगर पहले पॉइंट की रिस्पेक्ट से देखा जाए तो फर्मेंटेशन का प्रोसेस बेहतर प्रोसेस है। किससे? हाइड्रेशन ऑफ इथीन वाले मेथड से। मतलब आप इस मेथड से भी अल्कीन बना सकते, इथीन अल्कोहल बना सकते हो, एथेनॉल। लेकिन पहले पॉइंट की रिस्पेक्ट से फर्मेंटेशन ऑफ ग्लूकोज वो बेटर प्रोसेस है। सेकंड वाला देखते हैं। सेकंड वाला ये कंटिन्यूस प्रोसेस है, मतलब जब तक रिएक्टेंट्स आप ऐड करते रहोगे ये प्रोसेस कंटिन्यूसली एथेनॉल की फॉर्मेशन करता रहेगा। लेकिन ये बैच प्रोसेस मतलब एक दफा आपने रिएक्शन कंप्लीट करके फिर दोबारा से नए सिरे से रिएक्शन स्टार्ट करवाना है। अगर सेकंड टाइम वो आपने कंप्लीट कर लिया फिर नए सिरे से स्टार्ट करवाना है, तो ऐसे रिएक्शन ये बैच की फॉर्म में, मतलब वक्फे वक्फे में आप इसको प्रोसीड करवाते हो। इसका मतलब ये वाला बेहतर प्रोसेस
प्रोसेस है, मोर एफिशिएंट है, ये लेस एफिशिएंट है। तो पॉइंट नंबर 2 के रिस्पेक्ट से हाइड्रेशन ऑफ इथीन की हेल्प से जो आप एथेनॉल बनाते हो ये बेहतर प्रोसेस है। पॉइंट नंबर 3, ये फास्ट है और ये स्लो है, क्योंकि ये कुछ मिनट्स के अंदर हो जाता है और ये कई कई दिन इस पे लग जाते हैं रिएक्शन को कंप्लीट होने के लिए। तो थर्ड पॉइंट की रिस्पेक्ट से भी हाइड्रेशन ऑफ इथीन इज बेटर मेथड टू प्रिपेयर एथेनॉल देन फर्मेंटेशन ऑफ ग्लूकोज। अच्छा, पॉइंट नंबर 4 में लिखा हुआ प्रोड्यूस प्योर एथेनॉल। जैसे कि हमने देखा कि अच्छा यहां से हमें 96% प्योर मिलता है और इसमें से हमें पहले एक दफा कितने परसेंट मिलता है, 10 to 15% एथेनॉल मिलता है। ठीक है, इसमें कंटिन्यूसली आप प्रोसेस करवाते रहो तो ये 96% एथेनॉल मिलता है। तो हाइड्रेशन ऑफ इथीन से जो हमें एथेनॉल मिलता है वो प्योर होता है, लेकिन जो फर्मेंटेशन से मिलता है वो प्योर नहीं होता, उसमें डिफरेंट इंप्योरिटीज होती हैं, जैसे ग्लूकोज वगैरह, ये चीजें रिएक्ट सही से नहीं करती, क्योंकि हमने यहां पढ़ा कि 10 to 15% एथेनॉल प्रोड्यूस होता है। बहुत सारा ग्लूकोज जो है वो प्रोड्यूस ही वो चेंज ही नहीं होता एथेनॉल के अंदर। तो पॉइंट नंबर 4 के अकॉर्डिंग भी ये वाला प्रोसेस जो है वो बेटर है। पॉइंट नंबर 5 देखो, रिक्वायर हाई टेम्परेचर, इसमें टेम्परेचर ज्यादा रिक्वायर्ड होता है, इसमें कम रिक्वायर्ड होता है। इधर प्रेशर भी हाई रिक्वायर्ड होता है, इधर प्रेशर रिक्वायर्ड ही को नहीं होता, नॉर्मल प्रेशर पे ये प्रोसेस होता है। और ये इसमें एनर्जी बहुत ज्यादा चाहिए, इसमें एनर्जी बहुत ज्यादा नहीं चाहिए। तो पॉइंट नंबर 5 की रिस्पेक्ट से फर्मेंटेशन ऑफ ग्लूकोज बेटर मेथड है टू प्रिपेयर एथेनॉल। तो कुछ रेस्पेक्ट से फर्मेंटेशन ऑफ ग्लूकोज बेटर प्रोसेस है और कुछ रेस्पेक्ट से देखा जाए तो हाइड्रेशन ऑफ इथीन। तो ओवरऑल हमारे पास दोनों प्रोसेस इनको यूज किया जाता है, लेकिन ये डिपेंड करता है कि हमारे पास रॉ मटेरियल कौन सा इजिली अवेलेबल है, कंडीशंस कौन सी हमारे पास हैं, तो उनकी रेस्पेक्ट से ये दोनों ही हमारे पास एक बड़े अच्छे मेथड्स हैं टू प्रिपेयर एथेनॉल। अब एथेनॉल क्यों प्रिपेयर किया जाता है, आपको ये बात पता होगी कि बहुत सारे रिएक्शंस हैं जिनमें एथेनॉल को हम एज अ सॉल्वेंट के तौर पे यूज करते हैं।